हाँ, जरा कल्पना कीजिए हफ्ते के 15 घंटे किसी एक मशीन से बंध कर बिताना। हाँ, ये सोचना ही काफी डरावना है। मतलब ये एक ऐसा पार्ट टाइम जॉब है जिससे आप, मेरा मतलब है, कोई भी व्यक्ति कभी इस्तीफा नहीं दे सकता। बिल्कुल। और इसमें कोई छुट्टी भी नहीं मिलती। सही कहा। और जो शारीरिक दर्द है वो अलग। दुनिया भर के जो 750 मिलियन से ज्यादा किडनी मरीज हैं, उनके लिए ये कोई कल्पना नहीं है। नहीं, ये उनकी रोजमर्रा की बहुत ही कड़वी सच्चाई है। और मेडिकल साइंस या अस्पतालों की दुनिया में हमने अक्सर देखा है कि माहौल बहुत ही यांत्रिक सा होता है, एकदम ठंडा। हाँ, वहाँ अक्सर मरीज को सिर्फ एक केस माना जाता है। भावनाएं या फिर अनुभव जैसे शब्दों के लिए कोई खास जगह होती नहीं है। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर कोई कंपनी इस पूरी व्यवस्था को ही पलट दे? मतलब मरीज को केस की जगह एक गेस्ट यानी अतिथि मान ले। एकदम सही। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा विषय यही है। और ये बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी होने वाली है। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज लिमिटेड की, जिसे ज्यादातर लोग नेफ्रो प्लस के नाम से जानते हैं। हाँ, नेफ्रो प्लस। हमारे पास उनकी एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट है। ये 10 फरवरी 2026 को जारी की गई उनकी Q3 और 9M FY 2026 इन्वेस्टर और एनालिस्ट प्रेजेंटेशन है। और इस रिपोर्ट के आधार पर हम उनके बिजनेस मॉडल को समझेंगे। हाँ, लेकिन आज का हमारा मिशन सिर्फ वित्तीय आंकड़े पढ़ना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे एक कंपनी जिसका अपना सह संस्थापक खुद 28 से अधिक वर्षों से डायलिसिस पे है, वो एक गंभीर मेडिकल प्रक्रिया को गेस्ट एक्सपीरियंस में बदल देता है। और ऐसा करके वो एशिया का सबसे बड़ा डायलिसिस नेटवर्क भी बन जाते हैं। बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बैलेंस शीट की कहानी नहीं है। ये एक मरीज के नजरिए से बनी ग्लोबल कंपनी की कहानी है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन देखिए, नेफ्रोप्लस की इस सफलता को समझने से पहले उस संकट को समझना बहुत जरूरी है जिसे वो सुलझा रहे हैं। हाँ, क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी CKD का संकट। सही कहा। आज पूरी दुनिया में ये संकट बहुत तेजी से गहरा रहा है। रिपोर्ट के आंकड़े साफ बताते हैं कि इसकी जड़ में दो मुख्य बीमारियां हैं। डायबिटीज और हाइपरटेंशन। बिल्कुल। विश्व स्तर पर लगभग 1.4 बिलियन लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। बाप रे, 1.4 बिलियन। हाँ, और करीब इतने ही मतलब 1.4 बिलियन लोग हाइपरटेंशन का भी शिकार है। तो मतलब अगर हम दुनिया की आबादी के हिसाब से देखें तो ये एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है ना? और इसी का सीधा असर किडनी पर पड़ रहा है। इसी वजह से आज दुनिया में हर 10 में से एक व्यक्ति CKD से पीड़ित है। हर 10 में से एक, यानी कुल 750 मिलियन से ज्यादा लोग। हाँ, और स्थिति यही नहीं रुक रही है। इस प्रेजेंटेशन में एक बहुत ही गंभीर अनुमान है कि 2040 तक क्रॉनिक किडनी डिजीज दुनिया में मौत का 5वां सबसे बड़ा कारण बन जाएगा। मतलब ये एक ऐसी साइलेंट महामारी है जो बस बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में जो बात मुझे सबसे ज्यादा झकझोरने वाली लगी वो ये है कि इलाज तक पहुंची नहीं है। हाँ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आज भी लगभग 25 मिलियन लोगों के पास डायलिसिस की सुविधा नहीं है। और डायलिसिस कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे कल पे टाल दिया जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक लाइफ सस्टेनिंग प्रक्रिया है, जीवन रक्षक है। मतलब अगर किडनी काम करना बंद कर दे तो बिना डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के इंसान 2 हफ्ते भी जीवित नहीं रह सकता। सही कहा। और इस प्रक्रिया की गंभीरता देखिए, एक मरीज को हफ्ते में औसतन 3 बार क्लिनिक जाना पड़ता है। 3 बार, और हर बार कई घंटे। हाँ, हर सेशन में 4 से 5 घंटे। मतलब कुल मिलाकर 15 घंटे से ज्यादा का समय हर हफ्ते सिर्फ एक मशीन से जुड़कर बिताना। और ये कोई कुछ महीनों की बात नहीं है, ये जीवन भर चलता है। बिल्कुल। और इसी मजबूरी के कारण 95% मरीज उसी एक क्लिनिक से जुड़े रहते हैं जहां उनका इलाज शुरू होता है। अच्छा, इसे व्यापार की भाषा में रिपोर्ट में स्टिकीनेस कहा गया है ना? हाँ, स्टिकीनेस। क्योंकि अपना क्लिनिक बदलना मरीज के लिए बहुत जटिल होता है। और यहीं से नेफ्रोप्लस की कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेती है। कमल डी शाह की वजह से। बिल्कुल। जो कंपनी के सह संस्थापक हैं, कमल डी शाह, वो खुद 28 से अधिक वर्षों से डायलिसिस पर हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, और उन्होंने किताब भी लिखी है,
सिल्वर लाइनिंग नाम से, वो एक टेडेक्स स्पीकर भी हैं। हाँ, मैंने उनके बारे में पढ़ा है। तो सोचने वाली बात यह है कि कैसे उनके इस व्यक्तिगत अनुभव ने इस पूरी क्लिनिकल प्रक्रिया को बदल कर रख दिया। देखिए, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा उनकी मानसिकता में जाना होगा। मतलब एक मरीज के नजरिए से। बिल्कुल। जब कंपनी का फाउंडर खुद उस शारीरिक और मानसिक दर्द को रोज महसूस करता है, तो एम्पैथी या सहानुभूति सिर्फ एक मार्केटिंग का नारा नहीं रह जाती। वो कंपनी के ऑपरेशंस का हिस्सा बन जाती है ना। यस, एकदम सही। कमल शाह के इसी अनुभव ने कंपनी को पेशेंट सेंट्रिक दृष्टिकोण अपनाने पर मजबूर किया। उन्होंने सोचा कि अगर जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा किसी क्लिनिक में बिताना है, तो वो जगह डरावनी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, वो जगह एक दूसरे घर जैसी लगनी चाहिए। और इसी सोच ने उनके क्लिनिक के माहौल को, स्टाफ के व्यवहार को एक गेस्ट एक्सपीरियंस में बदल दिया। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम रिपोर्ट में ये गेस्ट एक्सपीरियंस वाले इनिशिएटिव्स पढ़ते हैं। हाँ, वो काफी अनोखे हैं। मतलब मेडिकल फील्ड में डायलिसिस ओलंपियाड कौन करवाता है? भारत और फिलीपींस में वो 6 बार ये ओलंपियाड आयोजित कर चुके हैं, जहां डायलिसिस के मरीज खेलों में हिस्सा लेते हैं। हाँ, और इसके अलावा उनका एक आशाएं नाम का वार्षिक फोरम भी है, जहां गेस्ट सीधे नेफ्रोलॉजिस्ट और डाइटिशियन से बात करते हैं। बिल्कुल। ये सब उस मानसिक बोझ को कम करने के लिए है। और सुविधाएं सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। उन्होंने हॉलिडे डायलिसिस और बटन होल नीडल्स की भी शुरुआत की है। एक मिनट, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। ये बटन होल नीडल्स क्या है? एक सुई शरीर में जा रही है और दर्द ना हो, ये कैसे मुमकिन है? मैं समझाती हूँ। ये बहुत ही शानदार इनोवेशन है। इसमें होता क्या है कि हर बार नई जगह सुई चुभाने के बजाय शरीर में एक ही जगह पर एक स्थायी टनल या छोटा सा रास्ता बना दिया जाता है। अच्छा, जैसे कान छिदवाने के बाद बाली पहनने का रास्ता बन जाता है। एकदम सही उदाहरण दिया आपने, बिल्कुल वैसे ही। और इसके बाद जो सुइयां इस्तेमाल होती हैं, वो नुकीली नहीं होती, बल्कि आगे से गोल होती हैं। अरे वाह, मतलब वो ब्लंट होती है। हाँ, वो बस उसी बने हुए रास्ते से अंदर जाती हैं। इससे नसों को नुकसान पहुंचता है और ना ही बार बार सुई चुभने का दर्द होता है। ये तो बहुत ही बेहतरीन चीज है। और ये हॉलिडे डायलिसिस का क्या कंसेप्ट है? देखिए, आमतौर पर डायलिसिस का मरीज शहर से बाहर जाने में डरता है कि उसका सेशन मिस हो जाएगा। जाहिर है, जान का जोखिम है। तो नेफ्रोप्लस ने अपने विशाल नेटवर्क का फायदा उठाकर एक सिस्टम बनाया। अगर कोई गेस्ट छुट्टी पर जा रहा है, तो वो उनके नेटवर्क के किसी दूसरे शहर के क्लिनिक में पहले से अपना सेशन बुक कर सकता है। मतलब मेडिकल हिस्ट्री वहां पहले से पहुंच जाती है। बिल्कुल, जिससे मरीज बिना चिंता के यात्रा कर सकता है। ये तो किसी भी मरीज के लिए जिंदगी बदलने वाला अनुभव है। लेकिन एक आलोचक के नजरिए से यहाँ एक वाजिब सवाल उठता है। क्या सवाल? सुनने वालों के मन में भी ये आ सकता है कि हॉलिडे डायलिसिस, खेलकूद के ओलंपियाड्स, दर्द रहित सुइयां, ये सब सुनने में किसी 5 स्टार होटल इंडस्ट्री जैसा लगता है। हाँ, हॉस्पिटैलिटी जैसा। तो मेडिकल फील्ड में इतना सब करना बहुत महंगा और मुश्किल नहीं है? मतलब एक बिजनेस के लिए इसका वित्तीय औचित्य क्या है? क्या ये फालतू खर्च नहीं है? ये बहुत ही अहम सवाल है। सतह से देखने पर लगता है कि खर्च ज्यादा है, लेकिन अगर उनके बिजनेस मॉडल के चश्मे से देखें, तो यही उनकी सफलता की चाबी है। अच्छा, वो कैसे? नेफ्रोप्लस ने ये सारा खर्च एक बहुत ही अडेप्टेबल और कम लागत वाले बिजनेस मॉडल से बैलेंस किया है। जैसे वो होम हीमोडायलिसिस देते हैं, डायलिसिस ऑन कॉल, डायलिसिस ऑन व्हील्स, लेकिन उनका असली मास्टर स्ट्रोक है उनका ब्राउनफील्ड और पीपीपी मॉडल। और इसके अलावा वो बड़े अस्पतालों के साथ भी तो काम करते हैं। हाँ, फोर्टिस, मेदांता केयर और वॉकहार्ट जैसे अस्पतालों के साथ इन हॉस्पिटल क्लिनिक की साझेदारी है। लेकिन ये ब्राउनफील्ड और पीपीपी मॉडल असल में काम कैसे करते हैं? आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? चलिए इसे एक रेस्टोरेंट के उदाहरण से समझते हैं। ठीक है। मान लीजिए आपको एक नया रेस्टोरेंट खोलना है। एक तरीका है कि आप जमीन खरीदें, बिल्डिंग बनाएं, इंटीरियर करें। इसमें तो बहुत पैसा और समय लगेगा। बिल्कुल, इसे ग्रीन फील्ड कहते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप किसी बंद पड़े कैफे की जगह किराए पर लें, वहां सिर्फ अपना किचन सेट करें और काम शुरू कर दें। अच्छा, तो ये ब्राउनफील्ड हुआ। हाँ, नेफ्रोप्लस हर जगह अपनी नई इमारतें नहीं बनाता। इससे उनका अपफ्रंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाता है। मतलब वो मौजूदा अस्पतालों में खाली पड़ी जगहों को लीज पर ले लेते हैं। बिल्कुल, या फिर सरकारी अस्पतालों के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी कर लेते हैं। वहां अपनी मशीनें और स्टाफ रखकर तुरंत काम शुरू कर देते हैं। अरे वाह, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले भारी खर्च को बचाकर उसी पैसे को वो गेस्ट एक्सपीरियंस में निवेश कर देते हैं। एकदम सटीक। इससे उनकी शुरुआती लागत कम रहती है और नए बाजारों में वो तेजी से घुस पाते हैं। और जब मरीज को इतनी अच्छी सुविधा मिलेगी, तो वो जिंदगी भर उसी क्लिनिक से जुड़ा रहेगा। हाँ,
वो जो 95% स्टिकीनेस की हमने बात की थी, वो कोई संयोग नहीं है, वो इसी बेहतरीन अनुभव का नतीजा है। यह रणनीति वाकई बहुत ही शानदार है और इसका असर उनके इस विस्तार में साफ दिखाई भी देता है। बिल्कुल। आज नेफ्रोप्लस भारत और एशिया का सबसे बड़ा डायलिसिस नेटवर्क बन चुका है। मतलब भारतीय संगठित बाजार में उनकी हिस्सेदारी 50% से अधिक है। हाँ, भारत के 290 से अधिक शहरों में उनके 469 क्लिनिक्स हैं। 469 क्लिनिक्स और गेस्ट कितने हैं? 31,945 गेस्ट्स। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प आंकड़ा ये है कि इनके 78% क्लिनिक टियर 2 और टियर 3 शहरों में हैं। यहाँ मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्यों? टियर 2 और टियर 3 शहरों में 78%? मान लिया कि मॉडल अच्छा है, लेकिन क्या छोटे शहरों या कस्बों के मरीजों के पास इतना पैसा होता है कि वो ये हॉलिडे डायलिसिस या प्रीमियम सुविधाओं का खर्च उठा सकें? ये एक बहुत ही जायज संदेह है। तो कंपनी वहां मुनाफा कैसे कमा रही है? यहीं पर उनका पीपीपी मॉडल गेम चेंजर साबित होता है। छोटे शहरों में वे राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करते हैं। अच्छा, मतलब सरकार जगह देती है। हाँ, सरकार जगह और बिजली पानी मुहैया कराती है और कई बार गरीब मरीजों के इलाज का खर्च सरकारी बीमा योजनाओं से कवर हो जाता है। जैसे आयुष्मान भारत जैसी योजना है। बिल्कुल। नेफ्रोप्लस वहाँ सिर्फ अपनी मशीनें और एक्सपर्टीज लाता है। ब्राउनफील्ड और पीपीपी के कारण उनकी अपनी लागत बेहद कम होती है। तो मतलब वो महानगरों वाली उच्च स्तरीय सुविधाएं छोटे शहरों में किफायती दरों पर दे पाते हैं। हाँ, और फिर भी मुनाफे में रहते हैं। आप समझ आया। हाँ, वॉल्यूम और कम लागत का सही तालमेल। बिल्कुल। और भारत में परखा हुआ यही मॉडल अब दुनिया भर में तहलका मचा रहा है। हाँ, मैंने रिपोर्ट में देखा कि ग्लोबल स्तर पर उनके 520 से अधिक क्लिनिक हैं और 325 से अधिक शहरों में 36,000 से ज्यादा मरीज उनके नेटवर्क का हिस्सा है। ये उन्हें विश्व का 5वां सबसे बड़ा डायलिसिस नेटवर्क बनाता है। ये सच में बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिलीपींस का ही उदाहरण ले लीजिए। हाँ, वहाँ 42 क्लिनिक है, जिनमें से 57% टियर 2 और 3 में है। और सिर्फ 5 साल के भीतर वो वहाँ का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गए हैं। और उज़्बेकिस्तान की कहानी तो और भी हैरान करने वाली है। हाँ, ताशकंद में जो उन्होंने क्लिनिक खोला है। बिल्कुल। ताशकंद में 165 बेड का दुनिया का सबसे बड़ा डायलिसिस क्लिनिक नेफ्रोप्लस चला रहा है। उज़्बेकिस्तान में उनके कुल 4 क्लिनिक हैं। और सऊदी अरब में भी तो वो कदम रख चुके हैं। हाँ, रियाद में 23 मशीनों के साथ उनका पहला क्लिनिक ऑपरेशंस के लिए बिल्कुल तैयार है। ये अरेबियन इंटरनेशनल के साथ जॉइंट वेंचर है और नेपाल में भी उनकी उपस्थिति है। ये जानना बहुत ही रोमांचक है कि एक भारतीय हेल्थ केयर कंपनी उज़्बेकिस्तान में $75 मिलियन का ग्लोबल पीपीपी टेंडर जीत रही है और फिलीपींस में टॉप 3 में आ गई है। आखिर इनकी कामयाबी का वो सीक्रेट सॉस क्या है जो हर देश में काम कर रहा है? देखिए, अगर हम इन देशों के पैटर्न का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि कंपनी ने भौगोलिक विषमताओं या ज्योग्राफिकल डिस्पैरिटीज को बहुत अच्छे से पहचाना है। मतलब विकासशील देशों में क्या होता है, बड़ी स्वास्थ्य सुविधाएं सिर्फ राजधानी या महानगरों तक सीमित रहती हैं, बाकी देश में कुछ नहीं होता। हाँ, ये तो भारत में भी एक समस्या रही है। बिल्कुल। तो भारत में टियर 2 और टियर 3 के लिए जो कम लागत वाला अडेप्टेबल मॉडल उन्होंने बनाया, वो उज़्बेकिस्तान या फिलीपींस जैसे देशों में पूरी तरह फिट बैठ गया। मतलब उन्हें पता है कि बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों में भी एक विश्व स्तरीय क्लिनिक कैसे चलाना है। एकदम सही। तो जब कोई कंपनी इतने मजबूत बिजनेस मॉडल के साथ ग्लोबल स्तर पर छा रही हो, तो जाहिर है शेयर बाजार की नजर उस पर पड़ेगी ही। और दिसंबर 2025 में ठीक यही हुआ। हाँ, चलिए अब उनके वित्तीय प्रदर्शन और उस ऐतिहासिक शेयर बाजार लिस्टिंग पर नजर डालते हैं। ये इस रिपोर्ट का एक बहुत प्रमुख हिस्सा है। वित्तीय मोर्चे पर उन्होंने कुछ ऐसे माइलस्टोन्स हासिल किए हैं जो इस इंडस्ट्री में दुर्लभ हैं। 17 दिसंबर 2025 को वो स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हुए हैं ना? हाँ, और ये कोई साधारण लिस्टिंग नहीं थी। वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाले एशिया के इकलौते डायलिसिस नेटवर्क बन गए हैं। इकलौते? अरे वाह! और उन्हें बड़े विदेशी संस्थागत निवेशकों का भी तो समर्थन मिला है। हाँ, FIIs जैसे कि पोलो कैपिटल, फिडेलिटी, MNG और मालाबार। अगर हम Q3 और 9M FY 2026 के आंकड़ों को देखें तो पहले 9 महीनों का ऑपरेशंस रेवेन्यू 733.2 करोड़ रुपए रहा है। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और ये अचानक नहीं हुआ। FY 23 से FY 25 के बीच उनका रेवेन्यू CAGR
35 नहीं 31% रहा है। 31% की ग्रोथ हेल्थ केयर सर्विसेज में बहुत मजबूत मानी जाती है। बिल्कुल। और ये भी गौर करने वाली बात है कि उनके कुल रेवेन्यू का लगभग 41% हिस्सा अब भारत के बाहर से आ रहा है, जो उन्हें एक सच्ची ग्लोबल कंपनी बनाता है। हाँ। लेकिन जो वित्तीय आंकड़े सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं वो है उनका एडजस्टेड एबिटा मार्जिन और आरोसी आरओसी। एडजस्टेड एबिटा मार्जिन जो कि 23.9% है और प्री टैक्स आरओसी जो 24.7% है। बिल्कुल। यहाँ थोड़ी सी तकनीकी व्याख्या की जरूरत पड़ेगी। हाँ, जरूर। मतलब एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो फाइनेंस नहीं समझता, हाँ, ये एबिटा मार्जिन और आरओसी असल में क्या कहानी बता रहे हैं? देखिए, बहुत ही सरल भाषा में एबिटा का मतलब है कि टैक्स, ब्याज और मशीनों की घिसावट यानी डेप्रिसिएशन जैसे खर्चों को हटाने से पहले कंपनी अपने मुख्य बिजनेस से कितना पैसा बना रही है। अच्छा, तो 23.9% मार्जिन का मतलब है कि कोर ऑपरेशन से बहुत स्वस्थ मुनाफा आ रहा है। बिल्कुल। और जहां तक आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात है, तो ये बताता है कि कंपनी ने बिजनेस में जो पैसा लगाया है उस पर वो कितनी कुशलता से रिटर्न पैदा कर रही है। और हेल्थ केयर में 24.7% आरओसीई इतना शानदार क्यों माना जाता है? क्योंकि आमतौर पर अस्पतालों के बिजनेस में बहुत भारी पूंजी फंसी होती है, जमीन, इमारत, बड़ी मशीनें, इन सब में। हाँ, तो उनका आरओसी कम हो जाता है। सही कहा। लेकिन नेफ्रोप्लस का 24.7% है, जिसका सीधा श्रेय उनके उसी कैपिटल लाइट और ब्राउन फील्ड मॉडल को जाता है। यानी क्योंकि वे अपनी बिल्डिंग नहीं बना रहे, शुरुआती निवेश कम है और वे जल्दी से क्लिनिक चालू करके कमाई शुरू कर देते हैं। हाँ, जिसे रिपोर्ट में क्विकर ऑपरेशनल रैंप अप कहा गया है। समझ गया। कम लागत में जल्दी शुरुआत और गेस्ट एक्सपीरियंस के कारण 95% ग्राहकों का जुड़े रहना। यही कॉम्बिनेशन निवेशकों के लिए एक बहुत सुरक्षित और उच्च रिटर्न सुनिश्चित कर रहा है। और शायद यही कारण है कि वित्तीय सफलता के साथ साथ उन्हें कई बड़े सम्मान भी मिल रहे हैं। हाँ, रिपोर्ट में उनके रिकॉर्ड्स का भी जिक्र है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तो बनाया है उन्होंने। बिल्कुल, एक हफ्ते में सबसे ज्यादा ऑनलाइन किडनी स्क्रीनिंग साइन अप करवाने का रिकॉर्ड। और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम दर्ज है। साथ ही एजीज ग्राहम बेल इनोवेशन अवार्ड भी मिला है। ये सभी पुरस्कार और आंकड़े एक ही दिशा में इशारा करते हैं। ये साबित करते हैं कि एक सटीक विजन और मानवीय संवेदनाओं का मिश्रण व्यापार में कितने बेहतरीन नतीजे दे सकता है। बिना किसी भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर के, सिर्फ मरीज को गेस्ट मानने की फिलॉसफी के दम पर। बिल्कुल। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण के मुख्य बिंदुओं को एक साथ पिरोएं, तो ये सिर्फ एक कंपनी की सफलता की कहानी नहीं है। सही कहा। ये कहानी शुरू होती है एक मरीज की अपनी निजी जरूरत और शारीरिक तकलीफ से। उस दर्द ने एक गेस्ट सेंट्रिक दृष्टिकोण को जन्म दिया, जहां बटन होल नीडल्स और हॉलिडे डायलिसिस जैसी सुविधाओं से एक थका देने वाली प्रक्रिया को आसान बनाया गया। फिर उन्होंने भारत के महानगरों से निकलकर टियर 2 और टियर 3 शहरों पर फोकस किया, पीपीपी और ब्राउनफील्ड जैसे इनोवेटिव मॉडल्स अपनाए, ताकि लागत कम रहे और सुविधाएं विश्व स्तरीय हों। और इन्हीं सब चीजों के तालमेल ने उन्हें आज एक अत्यधिक लाभदायक, ग्लोबल स्तर पर काम करने वाली और एशिया की इकलौती लिस्टेड डायलिसिस कंपनी बना दिया है। इससे बेहतर तरीके से नहीं समेटा जा सकता था। और इस विश्लेषण से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि जब कोई बिजनेस सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि गहरी एम्पैथी और व्यक्तिगत अनुभव की नींव पर खड़ा होता है तो उसका ढांचा बहुत मजबूत होता है। हाँ, सुनने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है। नेफ्रोप्लस इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक सच्ची समस्या का समाधान लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है और व्यावसायिक रूप से भी अपार सफलता पा सकता है। ये वास्तव में एक केस स्टडी है जिसे हर इंडस्ट्री के लोगों को समझना चाहिए। इंसानियत, सहानुभूति और इनोवेशन, यही भविष्य के सफल बिजनेस की पहचान है। बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ, अब अंत में इस विस्तृत चर्चा को देखते हुए एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल मन में आता है जो हम सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहेंगे। वो क्या है? अगर डायलिसिस जैसी 15 घंटे प्रति हफ्ते की उबाऊ और दर्दनाक प्रक्रिया को हॉलिडे, आशाएं और ओलंपियाड वाले एक सकारात्मक गेस्ट एक्सपीरियंस में बदला जा सकता है, हाँ, तो मेडिकल साइंस की और कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो बदलाव का इंतजार कर रही हैं? बिल्कुल, ऐसी और कौन सी पुरानी, थकाऊ और नीरस प्रक्रियाएं हैं जो आज किसी मरीज से बने संस्थापक का इंतजार कर रही हैं ताकि उन्हें भी हमेशा के लिए पूरी तरह से बदला जा सके? सोचने वाली बात है ना? बहुत ही गहरा सवाल है। इसी विचार के साथ हम आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।